नमस्कार शर्मा जी, एक बार फिर से आपका तानिया क्योर बाय नेचर में स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं सर, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने पूछा था मेरे मेंबर से कि मतलब जितने भी हमारे पब्लिक है उन लोगों से मैंने राय मांगी थी कि कौन सी वीडियोस हम बनाएं अपकमिंग। तो काफी सारे सजेशंस आए हैं सर कमेंट के जरिए। और सबसे पहला प्रश्न जो था मैंने उसी को आज टॉपिक बनाया है, और मैं चाहूंगी कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है और हर किसी को होता है, हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आज हम डिस्कस करें सर। वो सवाल जो है वो मैं पहले आपसे पूछूं, आप जरा हमारे दर्शकों से हाय हेलो कर लीजिए एज इट इज लाइक एवरी टाइम यू डू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं, और ये टॉपिक आपके द्वारा ही चूज किया गया है जिसपे हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं जी, तो सर ये सवाल मेरे दर्शक का है और उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि व्हेन वी आर यंग 28-29 की एज जब हमारी होती है तो हम काफी एनर्जेटिक फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सर, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन होता है। और हमारा माइंडसेट भी जो है वो मतलब इतना स्ट्रांग नहीं रहता, मेमोरी स्ट्रांग नहीं रहती, काफी हद तक जो है वो ड्रेन हो जाती है हर चीज। तो हमारी पब्लिक जो है वो जानना चाहती है कि ऐसा क्या होता है बढ़ती उम्र में कि हमें इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये आप सिम्टम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, और आपका इंटेंशन जानने का ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब अपन कारण समझेंगे तब जाके अपने को उसका इलाज पता चलेगा। तो मैं पहले आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ज्यादातर मैं देखता हूँ जब मैं कारण का वीडियो, कोई भी बीमारी के पीछे का कारण या फिर जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं वो बताता हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका इलाज क्या है, क्योंकि आपने पैथोलॉजी अभी देखी नहीं ना पूरी। अब सीधे इलाज पे कैसे समझ जाएंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो कमजोर लगना, उतना एनर्जेटिक फील ना करना, और पहले जैसा ना होना, ये आप सिम्टम बता रहे हैं। अब ये होता कारण क्या है, तो सीधी बात है, इसका एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल है। बहुत सारे कारणों का मिला जुला असर है ये स्थिति में आना। अब कौन कौन से कारण हैं उनको मैं एक एक करके लूंगा। सबसे पहले अपन लेते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, आपका बीएमआर जो है वो स्लो डाउन होने लगता है। अब वो बीमार कैसे भी स्लो डाउन हो सकता है, आइदर आपके अंदर हार्मोनल इनबैलेंस हो। अब हार्मोनल इनबैलेंस कैसे हो सकता है, आपके अंदर जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, वो किसी का हाइपर है किसी का हाइपो है, आपके अंदर थायराइड है, वो अगर डिसबैलेंस हो रहा है, आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर ये हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे तो इनमें से कोई भी डिस्टरबेंस होगा वो अल्टीमेटली वही सिम्टम देगा। अब मान के चलते थायराइड, आपको हाइपोथायराइड होगा, आपका बीएमआर कम हो जाएगा, आप लिथार्जिक फील करेंगे। आपका अगर थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका बॉडी एग्जॉस्टेड फील करेगा। अगर एड्रेनलिन कम है तो आप थके हुए महसूस करेंगे, अगर एड्रेनलिन बहुत ज्यादा हो गया तब भी आप उससे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। डोपामीन की कमी होगी तो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं रहेगी। तो ये तो हो गया हार्मोनल वाला पार्ट। अब एक एक हार्मोन अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक है, फिर भी मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि हार्मोन के फ्लक्चुएशन से भी ऐसा हो सकता है। अब दूसरा लेते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल से क्या फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो क्या होता है, हम अपने बॉडी को इतना हार्मफुल खाना कंटिन्यूअस देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी इनबैलेंस करता है। प्लस हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर एक एंडोथीलियम होता है, खून की नली होती है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है एंडोथीलियम। हम इतना इतना लाउजी डाइट खा रहे हैं, इतना स्लगिश डाइट खा रहे हैं कि हमारे अंदर का एंडोथीलियल फंक्शन काम करना बंद हो जाता है। मतलब हमारा जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ना फैलना अच्छे से नहीं करता। तो हमारे ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, स्लगिश हो जाता है। मतलब हमारा एंडोथीलियल फंक्शन क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। वो भी एक कारण है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ब्लड वेसल है, हम अपने ब्लड वेसल के अंदर को इतना डैमेज कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, ब्लॉक हो रहा है। तो बॉडी के पूरी खून की नलियां हैं पूरे बॉडी के अंदर, उसमें क्या हो रहा है, ब्लॉकेज होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है,
डाउन हो रहा है। और हम ऐसा खाना खा रहे हैं, इतना ज्यादा फैटी, इतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड वाला खाना खा रहे हैं कि हमारा जो ओवरऑल ब्लड का फ्लो है वो स्लो डाउन हो गया है उस थिकनेस की वजह से। जो मान लीजिए आप एक चीज ब्रस्ट पिज्जा खाते हैं डोमिनोज का या फिर उसका, उसके 4 घंटे बाद आप अपना ब्लड अगर लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ऊपर एक बहुत मोटी फैट की परत आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे और फैट कम डाइट लेंगे, तो वो नहीं रहेगी। तो वो जो फैट है ना, वो ओवरऑल फ्लो को क्या करती है, स्लगिश कर देती है। इसको बोलते हैं लाउजी डाइट और स्लगिश डाइट। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं लाउजी डाइट ले रहे हैं, और कहीं तो बात ही नहीं, 100% आप ले रहे होंगे। जो लोग नहीं ले रहे होंगे उनकी लाइफ एक्टिविटी अच्छी है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर जब आप 45, 35, 40 के आसपास होते हैं, उस समय आपको ज्यादातर लोगों को 30% लोगों को तो डायबिटीज होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी ओवरऑल हमारे सिस्टम को क्या कर देती है, अफेक्ट करती है। 70 से 80% लोगों को हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। अगर हो सकता है वो डायबिटिक हो, नहीं भी होंगे तब भी उनको अंदर क्या होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया। और जब हाइपर इंसुलिनीमिया होता है तो हमारा सेलुलर लेवल पे हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है, तो सेल उतना न्यूट्रिएंट्स, उतनी एनर्जी ले ही नहीं पाते, तो वो उसका असर दिखने लगता है। फिर जब वो एकदम अति हो जाता है, ओवर हो जाता है, तब हमको डायबिटीज के सिम्टम आते हैं। तो वो ऐसा तो नहीं कहीं प्री डायबिटिक हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस में चल रहे हो, तो पिछले 10 साल से वही होता, तो पिछले 10 साल से आपको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये तो कुछ फैक्टर मैंने बता दिए। दूसरा क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वाकई में हो सकता है आपको क्लिनिकल स्ट्रेस हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, आपका आसपास का माहौल कैसा है, कैसा स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, बहुत सारा मल्टीफैक्टोरियल है। लेकिन हम लोग माहौल नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में उतना नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो अपन चेंज करें। प्लस हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ऐसा तो नहीं है आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे सबके सब अमीर रहते हो और आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि यार मैं गरीब हूँ। क्योंकि गरीब और अमीर का डेफिनेशन कंपेरेबल होता है। आप अमीर हैं अपने गेट कीपर से, आप गरीब हैं अपने कंपनी के मालिक से। तो कई बार आप किस सोसाइटी में रहते हैं उसका भी कई बार सोशियो इकोनॉमिक असर पड़ता है, तो उसमें आदमी डिप्रेशन में रहता है। तो डिप्रेशन भी एक कारण है कि आपको एनर्जी फील ना हो। तो मल्टीफैक्टोरियल। अब अपन उस चीज की बात करते हैं जो हम जिस पे एक्शन ले सकते हैं। पहला, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो अपन उसको करेक्शन करेंगे। अगर आपको हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, उस पे एक्शन करेंगे। अगर आपको काउंसलिंग करके आपका जो थिंकिंग है, आपका जो डिप्रेशन है, उस पे उसकी काउंसलिंग करेंगे। तो ये मल्टीपल मेथड से इलाज करने से भी पॉसिबल है। मैं आपको कोई एक ऐसी जादू की गोली नहीं दे सकता कि आप एक चीज खाइए और आपके सब चीजें एक साथ हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, अपने को पर्टिकुलर पेशेंट का केस देखना है कि उसके में क्या प्रॉब्लम है। हम उस प्रॉब्लम को अगर शॉर्ट आउट कर देंगे तो ये जो एनर्जी, जो डिप्रेशन और ये सब जो फील हो रहा है, लो एनर्जी फील हो रहा है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो सीधी बात है, आपने बहुत ड्यू टाइम पे इसको बढ़ाया है, तो इट इज टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम लगेगा। और जब आप इससे उभर जाएंगे तो आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। एक सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक अभी नहीं हुआ है, उसने लाइफस्टाइल मेंटेन अच्छा करना चालू कर दिया, तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जो ब्लड फ्लो है वो ठीक हो जाएगा, एंडोथेलियल फंक्शन ठीक हो जाएंगे। मल्टीपल अप्रोच से जब आप ठीक होने लगेंगे तो आपकी जिंदगी में उमंग और आपका एनर्जेटिक सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप इमेजिन नहीं करेंगे, 60 साल के जो लोग होते हैं वो लोग इतना एनर्जेटिक फील करने लगते हैं कि शायद 35 साल का बंदा उतना एनर्जेटिक फील ना कर रहा हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उसके अंदर। जी सर, मैंने सुना भी है कई लोगों से कि एजिंग फैक्टर की वजह से भी हमारा जो बॉडी है वो स्लगिश हो जाता है, क्योंकि हम एज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या एक ये मतलब डज इट रियली वैल्यू, इसका वैल्यू है इसमें, इसकी वजह से होता है? एग्जैक्टली exactly. आपने, हम अभी जिस बात पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है 35 to 45 के आसपास ऐसा क्यों होता है। जी। तो जब मैं 65 साल के आदमी को एनर्जेटिक फील करा सकता हूँ, तो इसमें तो कोई 35 से 45 वाले को तो एज फैक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो हमारे कर्मों का लेना देना है। जब 62 ईयर वाला इतना एनर्जेटिक और इतना वॉक कर सकता है और इतनी सामान उठा के चढ़ सकता है,
तो इसमें तो एज 45 से 35 के बीच में एज फैक्टर का तो कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमारे किए हुए कामों का लेना देना है, पहली बात। दूसरी बात, आज भी आप रूरल एरिया में चले जाइए ना, 60 साल का आदमी हल चला रहा होता है, वो कर रहा होता है, तो वहां एज फैक्टर कहाँ है? एज फैक्टर तो जब होगा जब मेरे से बात करिएगा 65 हो गए, 70 हो गए, 75 हो गए, तब मैं बोलूंगा एज फैक्टर है। 35 तो अपने आप के एज का सबसे एक्टिव स्टेज है, उसी में तो सबसे ज्यादा आप काम करते हैं, लेकिन वो हम लोगों ने उसका भी सत्यानाश कर दिया, वो एज को भी हम लोगों ने ओल्ड एज की तरह कर दिया, अपने माहौल से, अपने खाने पीने के तरीके से, और गलत फहमियों से, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से, जो भी है। तो ये एज फैक्टर में तो इसको मैं बिल्कुल नहीं गिनूंगा, ये सब 65 के बाद है। बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो 61 में इतने एक्टिव हैं जितने 35 में लोग एक्टिव नहीं होते, तो एज फैक्टर वाला तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जी सर, मैंने ये भी सुना है कि एक्सरसाइज डज प्ले पार्ट इन योर फिजिकल मेटाबॉलिक। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उससे भी आप मतलब स्लगिश फील नहीं करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके हिसाब से एज यू आर अ डॉक्टर, तो आपके हिसाब से कितना रोल प्ले करता है एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी हमारे लाइफ में, हमें एक्टिव रखने के लिए? सीधी बात है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका मतलब है आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो ऐसा देखा गया है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग डाइट भी अच्छा लेते हैं, अपने आप को अल्कोहल और सिगरेट से एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा वो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी वो अच्छी काम कर रहा होगा, ज्यादातर लोग। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक्सरसाइज कर रहा है फिर घर जाके सब कुछ बर्बाद कर ले। तो जो एक्टिव पीपल होते हैं, जो चीजों को सीरियसली लेते हैं, वो ये दिखाते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज सुबह उठ के कर रहा है, सीधी बात है, मतलब वो अच्छे टाइम पे सोया होगा, वो डाइट भी अच्छा ले रहा होगा, तो डेफिनेटली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो लोग एक्टिव ही होते हैं तभी तो वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। नहीं तो वो लोग को इतनी हिम्मत ही नहीं करते कि एक्सरसाइज के जूता पहन के बाहर निकले घर से। तो ये तो दिखाई रहा है कि वो एक्टिव बंदा है, और जैसे जैसे करता जाएगा उसका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, अपना डाइट अच्छा करता जाएगा और अपना केयर करेगा, तो बिल्कुल उनके अंदर एनर्जी होती है। लेकिन सर, जो लोग विदेश में जॉब करते हैं, अपने घर से दूर जॉब करते हैं, उनके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके कैंटीन प्रोवाइडेड है और वहां पे एक लिमिटेड आपको ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग अपने आप को कैसे हेल्दी रखें? क्योंकि उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको पहले पैथोलॉजी बताया, कारण बताया किन कारण से हो रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा आप कितना कर सकते हैं, ठीक। आप क्या क्या अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। अगर आप कैंटीन जा रहे हैं, कोशिश करिए लेस फैटी फूड खाइए, जंक फूड कम खाइए। आप अगर घर से फ्रूट्स ला सकते हैं तो उसको लाइए, कम से कम ये तो आपके पास कैंटीन में ये तो सुविधा होगी ना। प्लस अगर आप सिर्फ कैंटीन की बदौलत जिंदा रह रहे हैं तो वो तो माहौल अगर आपके लग रहा है कि अनचेंजेबल है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपकी जिंदगी में होना ही होना है। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ? क्या अभी जो चल रही है मैं क्या बदल सकता हूँ? क्या ऑफिस जाने से पहले मैं थोड़ा 1 घंटा पहले उठ के थोड़ा वॉक कर सकता हूँ? क्या क्या जब मैं घर पे खाना बनाता हूँ तो पूड़ी की जगह मैं कम तेल वाली चीजें खा सकता हूँ? क्या क्या मैं अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट्स और हार्मोनल इनबैलेंस ये सब जो हो रहा है उसको मैं क्या अपने खाने बदौलत से कर सकता हूँ? क्या क्यों? क्योंकि मैं एक चीज मेरे को पता है, आप जब ऑफिस आते होंगे तो घर से खा के आते होंगे, या तो अपना लंच लेके आते होंगे और घर जाके डिनर खाते होंगे। तो ब्रेकफास्ट और डिनर तो आपके हाथ में ही होता होगा। क्या आप वहां पे बदलाव नहीं कर सकते हैं? ज्यादातर तो लोग कर सकते हैं, करते नहीं है। अब जिसकी एकदम ही विडंबना है, उसकी किस्मत खराब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जब वो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकता तो फिर हम और भगवान क्या मदद करेगा? पहले मददगार आप खुद है। अब जिसकी विचित्र सिचुएशन हो गई तो उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे 0.01% है, 99% लोगों के पास ऑप्शन होता है, लेकिन वो करते ही नहीं है। आइदर तो उनको पता नहीं है या फिर वो बह गए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखिए, कितने परसेंट लोग अल्कोहलिक है। अब ये तो बोल नहीं सकते सर मेरी मजबूरी ऐसी मैं अल्कोहल पीता हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई? कितने परसेंट लोग सिगरेट पीते हैं? अब इसमें कौन सी तुम्हारी मजबूरी होगी जो तुम सिगरेट पी रहे हो? तो ये बहाने हैं। आपको लग रहा है बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन आप वहां पे जाना ही नहीं चाहते। बहाना बहुत सारा है, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। आप जिस दिन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस दिन हो जाएंगे, जो भी लाइफस्टाइल मेडिसिन इलाज लेता है इसका मतलब है उसके पास रूम है इंप्रूवमेंट का, तभी तो हमसे इलाज ले रहा है। तो ऐसे लोग जो हमारा अभी प्रोग्राम देखेंगे, इसका मतलब उनके मन में एक वो है कि हाँ यार कुछ किया जा सकता है, उन्हीं के लिए तो हम बना रहे हैं, ठीक। तो मेरा कहना है बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन, मेरा तो एक ही फंडा है, बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन क्या किया जा सकता है। मेरे बिलीव मी, आप बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन करेंगे,
अपने आप सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि नहीं नहीं कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर, कुछ कर ही नहीं सकते, वो सब बहानेबाजी है। मैं तो बोलता हूँ आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए और अपने घर में हेल्दी खाना खाइए, फैट्स हटा दीजिए, इसमें तो पैसे ही बच रहे हैं, ये तो और ही आसान काम है करना। खाना फ्राई करने में टाइम लगता है, नॉर्मल खाना तो बहुत आसानी से बन जाता है। जब आप खाना खा रहे हो तो कैसे फ्रूट नहीं खा सकते, कैसे आप पानी जो है अपने उसका क्वांटिटी कैसे नहीं बढ़ा सकते, आप थोड़ा सा जल्दी उठ के आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते। तो चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा सोल्यूशन बहुत है। और मैं तो बोल रहा हूँ मत करिए, जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे ना तो सब करने लगेंगे और करते ही हैं, फिर आपको बहुत टाइम मिलेगा, आराम से टाइम मिलेगा। जिस दिन बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, खटिया पकड़ लेंगे घर की या हॉस्पिटल की, तो फिर तो टाइम ही टाइम है। तो कोई बात नहीं, तब कर लीजिएगा, भगवान पूरा मौका देगा, पहले भी देगा और बीमार होने के बाद देगा। आप उसको टैप कर पाते कि नहीं, ये आपके अंदर की बात। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी जो है हमको ये लेथार्जिक फील होता है, और बेटर है कि हम पहले अपना टेस्ट करा लें। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हम अपना थायराइड टेस्ट करा लें, अपने डायबिटीज चेक करा लें, जो भी नेसेसरी मेडिकल चेकअप है वो करा लें। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है और उसके बाद भी हमें ऐसा फील होता है, तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कुछ एक बेसिक जो है हमारा रूटीन जो हमें फॉलो करना चाहिए डेली लाइफ में, वो अगर आप बता देते एज अ एक्सपर्ट तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाती। ओके, ऐसे जो पेशेंट है जिनको कोई भी अभी मेडिकल कंडीशन नहीं है या फिर डायग्नोस नहीं हुई है, तो अपन स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करेंगे अपन मॉर्निंग से करेंगे। आप अपना एक शेड्यूल, पहली बात तो अभी एक प्लानर बनिए, क्योंकि एक मैनेज लाइफ और वेल प्लान लाइफ जीना जरूरी है, तब जाके आप उस पे साइकिल पे आएंगे। तो आप अपने दिन का दिनचर्या बनाइए कि भाई मैं क्या करूंगा, सुबह उठ के मैं कितने बजे उठूंगा, मैं कितने टाइम वॉक करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, मैं टिफिन में क्या लेके जाऊंगा, मैं डिनर में क्या लेके जाऊंगा, मैं अपने चीजों को कैसे फैमिली और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करूंगा, ये शेड्यूल हो गया। फिर मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, फिर जब मैं ब्रेकफास्ट में बैठूंगा तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, क्या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है, क्या इससे और तेल हटाया जा सकता है, क्या इसमें कुछ और हेल्दी चीजें ऐड की जा सकती है क्या। जब आप लंच ले जाएंगे तो फिर अपने आप से सवाल पूछिए, इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, और क्या इससे बुराई हटा सकता हूँ और अच्छाइयाँ डाल सकता हूँ। मैं चावल ले जा रहा हूँ, क्या इसकी जगह मैं मिलेट ला सकता हूँ, क्या मैं चावल खाता हूँ तो क्या मैं मिलेट्स खा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बर्गर पिज्जा खा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो क्या मैं उसको कट डाउन कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकता हूँ क्या, और मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर सकता हूँ क्या। 3 दिन नहीं सही, आप 6 दिन ना सही 3 दिन कर सकता हूँ, 1 घंटा ना सही 30 मिनट कर सकता हूँ क्या। मैं डिनर में जब मैं आ रहा हूँ उसमें मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ क्या मैं न्यूज देख के अपना 12 बजे सोने की हैबिट को क्या मैं 10 बजे ला सकता हूँ क्या। बहुत सारी स्पेसेस है, तो एटलीस्ट आप इससे स्टार्ट करिए। जब आप इसमें सोचना चालू करेंगे ना तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो आप तो बहुत किस्मत है कि अभी आपको कोई डिजीज नहीं है, तो आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, थोड़े बहुत गड़बड़ भी करेंगे तब भी बॉडी जो है आपका सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन, स्टार्ट करिए, दिनचर्या से स्टार्ट करिए। जी, तो आई होप सर कि हमारे जो व्यूअर हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या हुआ है, हम क्यों अचानक एकदम लेथार्जिक हो गए, एकदम थके थके रहते हैं, कितना भी खाते हैं शरीर को लगता नहीं है, कहाँ जाता है सारा खाना, क्योंकि बार बार लोग यही सोचते हैं। तो पहले तो आप अपना मेडिकल चेकअप कराइए, और अगर आपके मेडिकल चेकअप में सब कुछ नॉर्मल आता है तब आप जो सर ने बताया है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, हेल्दी ऑप्शन को अपनाइए और रिवर्स करिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना तो दिखता नहीं है सिम्टम। सिम्टम तभी आते हैं जब अंदर अंडरलाइन कुछ इश्यू चल रहा होता है। तो आई होप सर कि आपका जो ये हमारा आज का जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टुडे सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ अस। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छे हैबिट्स की तरफ ले जाने में मदद करेगा, मेरा ऐसा भरोसा है। और आपकी ऐसी वीडियोस पे हम आगे वीडियोस रिक्वेस्ट पे ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। और वी आर प्लानिंग टू हैव अ जूम मीटिंग एवरी वंस अ मंथ, सो दैट ऐसे जो लोग हैं जो पर्सनली कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनको लग रहा है, जो पर्सनली बात करके शायद उनको और मोटिवेट हो जाए, उनको लग रहा है कि सब कुछ पता तो है लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग स्पेशल सिस्टम बना रहे हैं सो दैट दे कैन गेट पर्सनली इन टच विथ अस, ताकि हो सकता है उनको हमारी वो पर्सनल पुश से वो उस पे हो जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, उनको पता है करना क्या है, वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे। तो हो सकता है हमारे किक स्टार्ट से वो मोटिवेट हो जाए। तो हम लोग अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं और वी आर वर्किंग ऑन दैट, होप इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस इन द कमिंग फ्यूचर। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जी, एक एक्चुअली लास्ट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को कि ये जो जूम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए एक कंडीशन है हमारे व्यूअर्स को कि आपको मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं पब्लिकली करूंगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हम लोगों के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक छोटा ग्रुप लेना चाहती हूँ जिसकी जो कि हमारे मेंबर्स होंगे, और हमारे मेंबर्स को ये स्पेशल पर्क मिलेगा, एक स्पेशल प्रायोरिटी मिलेगी कि डॉक्टर संदीप शर्मा सर के साथ महीने में एक बार आप जो मीटिंग में कनेक्ट हो सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना जो भी आपके मन में क्वायरीज है, जो भी आपको परेशानी है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सर आपको मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे। I will see you again in my next video. Thank you. Okay, thank you, have a nice day.